आज हम अम्ल, क्षार और लवण वाले पाठ में अम्ल और क्षारक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा लवण और लवण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम देखें तो अम्ल एवं क्षारक की क्षमता। पहला पॉइंट यहाँ दे रखा है, यह क्रमशः हाइड्रोजन आयन और OH- हाइड्रोक्सिल आयनों को उत्पन्न करने के लिए अम्ल और क्षार की क्षमता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अम्ल और क्षारक की जो क्षमता होती है क्रमशः हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयनों पर निर्भर करती है। अर्थात वह विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या ज़्यादा होगी वह अम्लीय होगा, और वह विलयन जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या ज़्यादा होगी वो क्षारीय होगा। दूसरा पॉइंट, जो अम्ल 100% आयनित होते हैं और अधिक एस धन आयनों को उत्पन्न करते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। यानी वह अम्ल जो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं अर्थात पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इसके विपरीत जो अम्ल पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते पर 100% आयनित नहीं होते वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट, इसी प्रकार वह क्षार जो 100% आयनित होते हैं अर्थात वियोजित हो जाते हैं और अधिक संख्या में OH- आयनों को उत्पन्न करते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं, और जो क्षार कम OH- आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। हम यह कह सकते हैं कि समान सांद्रता के प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में प्रबल अम्ल के अंदर हाइड्रोजन आयनों की संख्या ज़्यादा होती है। यहाँ पे चौथा पॉइंट यही समझाता है, समान सांद्रता के HCl जो एक प्रबल अम्ल है और CH3COOH एसिटिक अम्ल जो एक दुर्बल अम्ल है, दोनों में एस धन आयनों की अलग अलग मात्रा होती है या उत्पन्न करते हैं। यानी हम यह कह सकते हैं कि अगर दो अम्ल या दो क्षार हैं और दोनों की सांद्रता समान है तो जो प्रबल होगा उसमें अगर अम्ल है तो एस धन आयन ज़्यादा होंगे और क्षार है तो OH- आयन ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, HCl पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है इसलिए अधिक हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करता है, जबकि CH3COOH अपूर्ण रूप से आयनित होता है और कम एस धन आयन उत्पन्न करता है। ये हमने अभी समझाया। नेक्स्ट पॉइंट, इसी प्रकार जो क्षार 100% आयनित होता है वह अधिक OH- आयन उत्पन्न करता है उसे प्रबल क्षार कहते हैं, और जो क्षार OH- आयन कम उत्पन्न करता है उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। इस प्रकार हमने अम्ल और क्षारक की क्षमता के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ लवणों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। लवणों के प्रकार की बात करें तो हमने उदासीनीकरण की अभिक्रिया पढ़ी थी। उदासीनीकरण की अभिक्रिया के अनुसार जब भी अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया में बनने वाला जो लवण होता है उसकी प्रकृति उनको बनाने वाले अम्ल और क्षारक पर निर्भर करती है। यहाँ पर लवण के प्रकार दे रखे हैं। पहला, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण बनते हैं तो सामान्यतः उनकी प्रकृति उदासीन होती है। इसी प्रकार दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के जो लवण बनते हैं वो भी उदासीन प्रकृति के होते हैं। चौथे पॉइंट में दे रखा है। पहले पॉइंट की हम बात करें तो इसमें प्रकृति उसकी उदासीन होगी। यहाँ उदाहरण आपको दे रखा NaCl K2SO4 यानी सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट। अब यहाँ पर देखें तो इस अभिक्रिया में अम्ल का जो भाग होगा वो पीछे होगा और क्षार का जो भाग होगा वो आगे होगा। यहाँ पे आपको कलर के अनुसार दिखाया गया है। HCl को काले कलर से लिखा है और NaOH को लाल अक्षर से लिखा हुआ है या लाल कलर से लिखा हुआ है। Na जो क्षार में से आया है और Cl जो अम्ल में से आया है। यहाँ पर देखें तो HCl और NaOH दोनों
प्रबल प्रकृति के हैं, इसलिए ये उदासीन प्रकृति का लवण कहलाएगा। इसी प्रकार पोटेशियम सल्फेट जो सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना है, यह भी उदासीन प्रकृति का होगा। दूसरा, दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लवण, यानी जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करके लवण बनाते हैं तो उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया में जो प्रबल होगा वो अपनी प्रकृति को प्रकट करेगा। इसलिए प्रबल क्षार होने के कारण इसलिए प्रबल क्षार होने के कारण बनने वाला लवण क्षारीय प्रकृति का होगा। यहाँ पर हम देखें तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एसीटेट जो लवण हैं वो क्षारीय प्रकृति के होंगे। क्यों? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट में सोडियम जो है वो प्रबल क्षार से आया है और सोडियम एसीटेट में भी जो सोडियम है वो प्रबल क्षार से आया है। तीसरा, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण। यहाँ पर देखें तो प्रबल अम्ल है तो इस प्रकार के बने लवण की प्रकृति अम्लीय होगी। यहाँ उदाहरण आपको दे रखा है कैल्शियम क्लोराइड जो HCl अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिलने के कारण बना है। अतः ये कैल्शियम क्लोराइड एक अम्लीय प्रकार का लवण होगा। चौथा, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण। यह पहले के समान ही जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण बनते हैं तो उदासीन होते हैं, उसी प्रकार दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण भी सामान्यतः उदासीन होते हैं। जैसे यहाँ आपको दिया है अमोनियम कार्बोनेट जो कार्बोनिक अम्ल और अमोनिया से मिलकर बना है। ये दोनों दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार हैं। अब यहाँ हम कुछ pH के महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला, यदि वर्षा का जल का pH 5.6 से कम हो तो यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। यह जल नदी में पहुंचने पर जलीय जीवों के लिए हानिकारक होता है। बात आती है कि वर्षा अम्लीय कैसे हो जाती है। वातावरण में जब कुछ ऐसे पदार्थ मिल जाते हैं जिसके कारण वर्षा का जल का जो pH होता है वो 5.6 से कम हो जाता है तो इस प्रकार के जल को अम्लीय जल कहते हैं और ये अम्लीय जल जलीय जीवों के लिए हानिकारक होता है। साथ ही बहुत से ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनके लिए ये अम्लीय वर्षा हानिकारक होती है। आगरा का ताजमहल जो संगमरमर का बना हुआ है उसके रंग का परिवर्तन होने का कारण भी अम्लीय वर्षा ही है। दूसरा पॉइंट, हमारे पाचन तंत्र में आमाशय द्वारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न किया जाता है जो भोजन के पाचक में सहायक होता है, परंतु जब हमें अपच हो जाता है और अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात जब हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, उस समय हमें एंटासिड अर्थात मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम बाइकार्बोनेट आदि का उपयोग करते हैं जो अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देते हैं। अर्थात यह है कि हमारे शरीर में जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे पेट में एसिडिटी या अम्लता बढ़ जाती है। उस अम्लता को कम करने के लिए क्षारीय पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिन्हें एंटासिड कहा जाता है। इनके उदाहरण मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनो भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। के pH का मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है, अर्थात दांत का एनेमल गलने लगता है या टूटने लगता है। ऐसा हमारे भोजन में उपस्थित शर्करा का जीवाणु द्वारा अम्ल में परिवर्तित होने के कारण होता है। इसलिए टूथपेस्ट क्षारीय प्रकृति के कारण दंत क्षय से हमारी रक्षा करते हैं। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे मुंह के अंदर जब भोजन के कण रह जाते हैं तो उनका पाचन होने से जीवाणुओं द्वारा ये अम्ल में परिवर्तित हमारे मुंह में जो पदार्थ है उसकी pH की वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है तो ये हमारे दांतों को क्षय करने लगता है, दांतों को नष्ट करने लगता है। इसीलिए हमें अपने दांतों की सुरक्षा के लिए समय समय पर
टूथपेस्ट करना चाहिए। क्षारीय प्रकृति के पदार्थों का उपयोग करते रहना चाहिए ताकि हमारे मुंह के अंदर पीएच वैल्यू 5.5 से कम ना हो और अम्ल नहीं बने, ताकि हमारे दांत स्वस्थ रहें। चौथा पॉइंट, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन अनुभव होता है। इसका उपचार बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक द्वारा किया जाता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं जिसके कारण जलन अनुभव होती है। मधुमक्खी का डंक जब लगता है तो हमें जलन का अनुभव होता है। उस डंक के अंदर फार्मिक अम्ल होता है जो हमारे शरीर के अंदर जलन उत्पन्न करता है। उस जलन को कम करने के लिए हमें क्षारीय पदार्थों का उपयोग करना चाहिए ताकि वो जलन कम हो सके। वो जलन क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि जब अम्ल के साथ क्षारीय पदार्थ क्रिया करेंगे तो वो उसको उदासीन कर देंगे। यहाँ क्षारीय पदार्थ जैसे बेकिंग सोडा हो गया, इनो हो गया, या आप कोई भी क्षारीय प्रकृति का पदार्थ जैसे टूथपेस्ट है उसको भी लगा सकते हैं तो आपको आराम मिलेगा। इसके विपरीत आपने पीले ततैये को देखा होगा। वो अगर काटता है तो वो हमारे शरीर में क्षारीय पदार्थ को इंजेक्ट करता है, इसके कारण भी जलन होती है। अतः जब पीला ततैया काटे तो हमें क्षारीय पदार्थों का उपयोग ना करके अम्लीय पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि ततैया के काटने से क्षार हमारे शरीर में अंदर जाके जलन उत्पन्न करता है। उसको उदासीन करने के लिए नींबू या अन्य कोई अम्लीय पदार्थ सिरका जैसे का उपयोग करना चाहिए। पाँचवा, मिट्टी का पीएच। मिट्टी की पीएच पौधों की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होती है और उसी के आधार पर उसमें तत्वों की उपलब्धि भी होती है। अतः मिट्टी में अम्लता बढ़ने पर या क्षारकता बढ़ने पर वह मिट्टी पौधों के लिए उपजाऊ नहीं हो पाती। अतः मिट्टी की अम्लता बढ़ने पर उसमें ऐसे पदार्थ मिलाने चाहिए जो उसको दूर कर सकें, या क्षारीय प्रकृति बढ़ने पर उसमें ऐसे पदार्थ मिलाने चाहिए जो उसको दूर कर सकें। हमने पढ़ चुके हैं कि अम्ल को क्षारक के द्वारा उदासीन किया जाता है और क्षारक को अम्ल के द्वारा उदासीन किया जाता है। अतः मिट्टी की अम्लता को चूने या कैल्शियम कार्बोनेट के प्रयोग के द्वारा क्षारीय कर उसको हम बात करें तो हमारे शरीर की पीएच वैल्यू 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। यानी हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो पीएच वैल्यू 7 से लेकर 7.8 के बीच में कार्य सुचारू रूप से करती हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर का जो पीएच वैल्यू है वो हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। आइए अभ्यास करें। पहला, प्रत्येक लवण को अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन रूप में पहचानिए। KCl ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ लवण है, अतः ये उदासीन है क्योंकि K पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार से आया है और Cl HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आया है, जो दोनों ही प्रबल हैं। B, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो सोडियम NaOH क्षार से आया जो प्रबल है। NO3 जो HNO3 नाइट्रिक अम्ल से आया है, ये दोनों ही प्रबल हैं, अतः ये भी उदासीन होगा। तीसरे C, यह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हुआ लवण है, इसलिए इसकी प्रकृति अम्लीय होगी। क्वेश्चन नंबर 2, MgCl2 अम्ल एवं क्षारक से बना है। Mg की बात करें तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा और Cl2 की बात करें तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl होगा। अम्ल की बात करें तो यहाँ अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा और क्षारक की बात करें तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए प्रत्येक भोजन के पश्चात हमें दांत साफ करने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि हमारे मुंह के अंदर अम्लीय विलयन की मात्रा बढ़ती जाती है और पीएच की वैल्यू 5.5 से कम होने पर हमारे दांतों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमें अपने दांतों को समय समय पर साफ़ करता रहना चाहिए ताकि वहां अम्ल की मात्रा ज़्यादा नहीं बने।
बी, अमाशय में बनने वाले अम्ल का नाम बताइए। तो हमने पढ़ा था कि अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। सी, जलीय जीव अम्लीय वर्षा से किस प्रकार प्रभावित होते हैं। अम्लीय वर्षा जब जलाशयों में पहुंचती है तो वहां पर रहने वाले जीवों को मार देती है, क्योंकि उसके इस अम्लों के कारण वह ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती और कुछ जीवों के लिए ये अम्ल अत्यधिक हानिकारक होते हैं। उनकी त्वचा, शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एंटासिड किस प्रकार कार्य करता है। 2 एंटासिड के नाम लिखिए। एंटासिड यानी प्रति अम्ल जो कि क्षार होते हैं और ये अम्ल को उदासीन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सामान्यतः शरीर के अंदर एसिडिटी बढ़ने पर इनका उपयोग किया जाता है। 2 एंटासिड के नाम लिखिए। तो हम पहली बात करें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं, ये 2 एंटासिड के नाम। इसके अतिरिक्त इनो हो गया, पोजीन हरा हो गया, ये भी एंटासिड के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्वस्थ विकास के लिए एक पौधे को 7.2 pH की मिट्टी की आवश्यकता है, लेकिन मिट्टी का pH 5.6 है। पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी का pH उपयुक्त करने वाले रसायन का नाम और प्रकृति लिखिए। यहाँ पर हम देखें तो मिट्टी का pH 5.6 है, अर्थात मिट्टी अम्लीय प्रकृति की है। अतः इसको क्षारीय करने के लिए इसमें कुछ क्षारीय पदार्थ मिलाए जा सकते हैं, जैसे चूना या कैल्शियम कार्बोनेट मिलाकर इसकी pH की वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है और पौधों के विकास में ये मिट्टी सहायक हो सकती है। इस प्रकार हमने आज की वर्कशीट पढ़ी। इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।